अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर तो ये है कि जो एक शाहकार किया था 2 दिन पहले जज अबू हसनात अल हसन ने साइफर केस में सज़ा का, उसका तफसीली फ़ैसला आ चुका है। ये कोई आई थिंक 70 सफ़ात से ज़ायद 77 सफ़ात पे मुश्तमिल एक फ़ैसला है। और ये जो फैसला जिस तरह से किया गया, जो इसके अंदर है वो तो एक उसको तारीख भी जज करेगी और बातें हैं, लेकिन इस फैसले के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज आपसे डिस्कस करनी हैं। लेकिन उससे पहले आज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही है और आज भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीबन 3 और मुकदमात के ऊपर मुझे पता चला है कि काम शुरू हो चुका है और वो भी अगले आने वाले कुछ रोज़ में इसी अंदाज में पाया तकमील को पहुंचाए जाएंगे जिस अंदाज में साइफर और तोशाखाना का केस को तकमील दिया गया। यहाँ तो फिर अचानक ये जो एक नई वेव आई तेज़ी की, ये चलते हुए केसेस में आई। साइफर का केस भी 2-3 माह से चल रहा था, तोशाखाना के केस को फाइल हुए भी तकरीबन महीने से ज़्यादा हो चुका था और फिर अचानक इसको एक स्पीड लगी और 2-2 दिनों में केसेस निपटाए गए। अब ये फैसला हुआ है कि अगले आने वाले दिनों में सबसे पहले इद्दत वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को 3 से 4 रोज़ के अंदर और उनकी अहलिया को सज़ा सुनानी है और इसी मैनर में सुनानी है कि एक तरफ गवाह खड़े किए जाएंगे, दूसरी तरफ वकील खड़े किए जाएंगे। एक एक दिन में गवाही कंप्लीट होगी, अगले दिन 342 का बयान और शायद उसी रोज़ जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। और साइफर केस के बाद 190 मिलियन पाउंड वाला केस जिसमें कोई 50 से ज़ायद गवाह हैं, उसमें भी फैसला यही किया गया है कि 25 और 25 या 25-25 के गवाह को एक एक दिन उनका एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा और फिर इसी तरह से 2-2 रोज़ में उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर लिया जाएगा। हो सकता है 10-12 गवाह को गिव अप भी कर दिया जाए और ये तादाद जो है ये 35-40 पे लाकर 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट दिया गया है। तो जो 190 मिलियन वाला केस है, 4 रोज़ का प्रोजेक्ट दिया गया है इद्दत वाले केस में और फिर 6 फरवरी की सुनगुन है कि 6 फरवरी को इमरान खान को GHQ हमला केस और इन तमाम केसेस के अंदर भी उनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो शुरू कर दी जाएगी, जिनमें उनके साथ शेख रशीद और दीगर जो लोग जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं और इन तमाम के जो मुकदमात हैं वो भी अडयाला में शुरू कर दिए जाएंगे। तो खैर ये हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और जो भी इनका मकसद है। लेकिन आज का जो फैसला आया है, इस फैसले में 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। ये जो पूरे फैसले की तफसील आई है, पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस फैसले के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो है जनाब इमरान खान साहब का 342 का बयान। हम जज अबू हसनात हसन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि साइफर वाले मामले को लेकर इमरान खान का जब से वो जेल में गए हैं, ये पहली दफ़ा उनका जो 342 का बयान है, जो उनका वर्जन है कि ये सारा मामला है क्या, अमरीकी साजिश क्या थी, उस साजिश के पीछे वो कौन था, वो दरअसल पाकिस्तानी साजिश थी या अमरीकी साजिश थी, और उस साजिश का जो सरगना था वो कौन था और उसने किस तरह से इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये पूरी कहानी इस फैसले के अंदर बयान कर दी गई है। तो इसलिए अगर आप ये फैसला पढ़ने जा रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस फैसले को आप सफ़ा नंबर 37 से लेकर 47 तक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सफ़ा नंबर 37 से इमरान खान का बयान शुरू होता है और 47 पे ख़त्म हो जाता है। और वही एक मुसलमा हकीकत है जो हिस्ट्री में भी लिखी जाएगी कि असल में ये जो सारा साजिश, साइफर, ये वो मामला, अमरीकी धमकी, इसके पीछे असल चीज़ क्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस फैसले के अंदर कुछ और चीज़ें भी साबित होती हैं, मैं पहले उस पर बात करूँगा और उसके बाद मेरे आज के जो वीलॉग है वो मैं इमरान खान साहब का बयान और उसके अंदर जो उन्होंने पूरा किस्सा बयान किया है उसको आसान और उर्दू ज़बान में बयान कर दूंगा। आप फैसला पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर मैंने उसमें से कोई कमी बढ़ोतरी की है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूं। बहरहाल आप ये फैसला पढ़ेंगे तो आपको इमरान खान साहब का वर्जन मिल जाएगा और आपको पूरा पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि असल में अमरीकी साइफर कैसे आया, उसको किसने भिजवाया, उसको साइफर को भिजवाने के पीछे मकसद क्या था और फिर साइफर के अंदर दी हुई चीज़ों के ऊपर किस तरह से अमल दरामद किया गया और फिर उसके बाद के आने वाले सारे हालात।
लेकिन इस फैसले के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि जज साहब ने जो ये फैसला दिया है, इस फैसले के तहत उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे पाकिस्तान के बहुत अहम ओहदेदारों ने की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तारीखें नोट कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 2022 को DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साइफर के मामले के ऊपर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 अक्टूबर 2022 को DGISPR और अभी के जो DGISI हैं, अभी हाजिर भी हैं नदीम अंजुम साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसके अलावा जनरल बाजवा ने एक अलविदाई खिताब भी किया था GHQ में जब वो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे थे। ये जो फैसला है, इन तीनों चीज़ों को, इन तीन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दो और जनरल बाजवा का खिताब, उनको झूठ करार देता है। बिकॉज ये फैसला ये कहता है, और ये सफ़ा नंबर इसका है 73 पैरा 30, उसमें ये चार चीज़ें बड़ी वाजे हो जाती हैं जो जज साहब ने बड़ा वाजे तौर पर लिख दिया है। तो अगर आप ही के ये लगाए हुए जज थे और आप ही की तरफ से वो चलाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चार चीज़ें लिख दी जो आपके लिए जहर कातिल है। पहली ये है कि ये पहला सच है कि साइफर है और वो साइफर आया और इसमें धमकी दी गई, ये उन्होंने जज साहब ने अपना लिख दिया है। दूसरा ये है कि इसमें वज़ीर आज़म ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, ठीक है। और अब मैंने जो अब आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का और हवाला दिया DGSPR का, उसमें इनका ये कहना था कि हमारी ये सजेशन थी कि ये तमाम मामला बेशक पब्लिक भी कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जब तक ये पब्लिक नहीं है तो मुख्तलिफ लोग बशमूल इमरान खान के वो इसको अपना सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अगर इन डॉक्यूमेंट्स को अगर पब्लिक कर दिया जाए साइफर को, तो अवाम खुद फैसला कर सकती है। तो इसमें जो इल्ज़ाम है या कसूर बताया गया इमरान खान का कि उन्होंने सब कुछ पब्लिक कर दिया, वो अब इस फैसले में लिख दिया गया है। तीसरी बात यह है, वज़ीर आज़म के अमेरिका की दी जाने वाली धमकी पब्लिक करना एक जुर्म है, इसलिए क्योंकि इसने एक ये कौमी राज अफशा कर दिया। अब ये जज साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर लिख दिया है कि अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली धमकी जो है उसको पब्लिक करना एक जुर्म है, क्योंकि ये एक कौमी राज था। कौमी राज क्या था कि अमेरिका हमें धमकी दे रहा है, अमेरिका का हुक्म हमारे ऊपर चलता है, हमने अगर ये बात पब्लिक कर दी तो ये एक जुर्म है और इसकी सज़ा वो है जो इमरान खान को मिल चुकी है। और कौमी राज वो क्या था? आखिर में वो कौमी राज ये था कि इमरान खान को हटाओ वरना पाकिस्तान की खैर नहीं है। तो ये जो जज साहब का फैसला है, इसके पूरे आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर लीगल रीजनिंग कोई नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर। तो ये तो हो गया जज साहब का, और इनके जो करतूत हैं, जिस तरह से ये ट्रायल किया गया, अब उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि 17 महीने जो है ये लेट FIR जो हुई है उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया और ख़ुद अपना सारा फैसला जो 2 दिन की कार्रवाई से सुनाया उसके ऊपर कोई बात नहीं की। खैर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपील में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ देखी जाएंगी। मुख्तलिफ लोग आज इसके ऊपर मुख्तलिफ बात करेंगे। मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे फैसले के अंदर, जिस पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, बाकी तो ये सारा रद्दी हो जाएगा बिकॉज ये जब हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ ये स्टैंड नहीं कर सकता लीगली किसी तरीके से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के अंदर वो है इमरान खान का 342 का बयान। मैं आपको बड़ा मुख्तसरन और आसान ज़ुबान में बता देता हूँ कि इमरान खान साहब का वर्जन ऑफ इवेंट्स क्या है और वो अपने 342 के बयान में क्या कहते हैं, क्योंकि ये इस फैसले के अंदर डॉक्यूमेंट हुआ दस्तावेज हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बात वो शुरू करते हैं जनाब इमरान खान साहब कि मेरी हुकूमत को, ये सफ़ा नंबर 37 है इस फैसले का, और इनका बयान 10 सफ़ात का है, 47 पे ख़त्म होता है। आप चाहें तो ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको आसान ज़ुबान में ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे ये फैला दूँ। ये इमरान खान की बयानी, इमरान खान की ज़ुबानी कि उनके साथ ये क्या हुआ और ये इस केस के पीछे सारा किस्सा और मामला क्या है। इमरान खान साहब बात शुरू करते हैं कि मेरी हुकूमत को हटाने का मंसूबा अक्टूबर 2021 में नाफिजुल अमल होना उस पर शुरू हो गया जब जनरल फैज DGISI को उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब दूसरी बात, उसके बाद इमरान खान साहब आगे चलते हैं कि जनरल फैज को इस ओहदे से हटाने का और इसके ऊपर पूरा जो अमल दरामद करना था और इसको जो अमली जामा पहनाया गया, इसके पीछे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का एक पैक्ट था जो उन्होंने हुकूमत गिराने के लिए किया, जिसमें
हुकूमत गिराकर जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दूध से धुलाया जाएगा, उनको इक़्तिदार में लाया जाएगा और उसके बदले में वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे, ये इमरान खान साहब का कहना है। तो याद रखिए, ये अमरीकी साइफर आने से, जो साइफर आपका फरवरी या मार्च में आया है 2022 में, ये उससे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो साजिश है उसका आगाज तब हुआ जब जनरल फैज़ को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया DGISI लाया गया और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि आपने इस हुकूमत का तख्ता उल्टना है। तो लिहाजा इमरान खान के अपने वर्जन में ये जो अमरीकी साजिश है, जिसको वो खुद कहते हैं अमरीकी साजिश है, ये दरअसल शुरू होती है पाकिस्तान से और इसके जो सरखेल हैं या रूए रवा हैं वो जनरल बाजवा हैं और इसमें उनके जो हमनवा हैं और उनके सहूलतकार हैं वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है। उसके बाद आगे इमरान खान साहब अपने बयान में कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को इस मंसूबे के लिए हायर किया और हुसैन हक्कानी का मकसद ये था कि मेरे खिलाफ अमेरिका में नफरत फैलाए, वो अमेरिकन को ये इंप्रेशन दे, उनको ये बावर कराए कि मैं एक एंटी अमेरिकन शख्स हूँ और मैं जो भी काम करता हूँ, मेरा जो पूरा एजेंडा है पाकिस्तान में वो अमेरिका के खिलाफ कोई काम करना है, साजिश करना है, नफरत फैलाना है वगैरह वगैरह। इस चीज़ के लिए इसके सबूत भी मौजूद हैं कि जो हुसैन हक्कानी हैं उन्हें 38 या 35 हज़ार डॉलर जो है वो भी दिए गए और ये आई थिंक इमरान खान साहब वो जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में भी ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ये उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो हुसैन हक्कानी का एक ट्वीट भी है जिसका उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया है, जिसमें वो हुसैन हक्कानी ने वाज़े तौर पर ये चीज़ प्रोपगेट की है माजी में कि इमरान खान एक्चुअली एक एंटी US इंसान है और जनरल बाजवा जो हैं वो प्रो US इंसान हैं। ये उसके सबूत के तौर पर वो बताते भी हैं इमरान खान अपने इस बयान के अंदर। आगे चल के इमरान खान साहब अपने बयान में ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इस मंसूबे पे काम करने के लिए ISI का इंतखाब किया और ISI को उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जाए, यानी कि उनके खिलाफ जो कुछ भी ISI ने किया वो दरअसल फौज के पैराए में आप देखें तो ISI इज एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये ISI का कोई अपना एजेंडा नहीं है, ISI जो है वो एक अलाकार है अपने चीफ के हाथ में और वो जो चीफ थे वो जनरल बाजवा थे। ये इमरान खान साहब का बयान है अपना 342 का। उसके बाद वो आगे कहते हैं अपने बयान में कि जिसके बाद फिर जो हमारी एलाइड पार्टीज थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहा जाता है, MQM है और दीगर सियासी जमातें थी, PMLQ वगैरह थी, उनको हुक्म दिया गया कि इत्तेहाद से इलादगी इख्तियार कर लें। और उसके साथ साथ जो PTI के अराकीन थे वो बैक बेंचर्स या वो अराकीन जो डिसग्रंटल्ड होते हैं, जहरी बात है, जिनको कोई उनकी सहूलतकारी नहीं होती, किसी ने वजीर बनना होता है, किसी का कोई मकसद होता है, तो उनको भी पैगामात जाना शुरू हो गए ISI की जानिब से कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, PTI को छोड़िए और मुस्तकबिल जो है वो PMLN होगा, उसकी तरफ तवज्जो दें। ये कहना है इमरान खान साहब का अपने इस बयान के अंदर। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मौके के ऊपर मैंने जनरल बाजवा को कन्फ्रंट किया, मैंने उनको ये कहा कि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है और हमें ये पता लग रहा है इत्तेहादी हमें छोड़ने वाले हैं, हमारे अपने अराकीन के ऊपर ISI काम कर रही है या अमेरिकन एम्बेसी काम कर रही है। तो इसमें जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी गलत फहमी है वगैरह वगैरह। और उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि आप एक कमेटी बना दें जो इस चीज़ के ऊपर बात करे, और वो कमेटी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बना दी 3 लोगों पर मुश्तमिल, जिसमें शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खटक थे। इमरान खान साहब के बकौल ये कमेटी ISI से मिलती रही लेकिन ISI ने साजिश जारी रखी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे ज़रा तौक़ुफ़ करके देख लीजिए कि उस कमेटी में से आज ये साबित होता है कि एक ही शख्स जो था वो इमरान खान के साथ सच्चा था, जो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है, और वो शख्स शाह महमूद कुरैशी है। इस कमेटी के जो 2 रुकन थे वो दोनों इमरान खान को छोड़कर जा चुके हैं, असद उमर और परवेज़ खटक। और परवेज़ खटक तो इस हद तक जा चुके हैं कि वो अब इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात भी देते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब की जो कहते हैं ना कि जो कमेटी बनी ISI से बात करने के लिए, उस कमेटी में मुबैना तौर पर 2 रुकन ऑलरेडी ही ISI के लिए काम कर रहे थे या इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं थे। ये भी हमें हालात बताते हैं। फिर इमरान खान साहब जिक्र करते हैं रूस के दौरे का, जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा दर्द सर बना या जिसकी वजह से अमेरिका ने उनको धमकी भी दी। इमरान खान साहब का कहना है कि जब मैंने रूस का दौरा मार्च में किया
तो मैंने उससे पहले भी ये डिस्कशन की जनरल बाजवा के साथ, जिनका ख्याल था कि मुझे रूस जाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि जिस दिन मैंने रूस जाना था उस दिन भी मैंने जनरल बाजवा से बात की और उनसे पूछा कि क्या मुझे रूस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस दिन बॉर्डर्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास इतलात थी कि फोर्सेस मूव कर रही हैं वगैरह वगैरह। जिसके ऊपर जनरल बाजवा का ये कहना था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल बाजवा का ये कहना था कि आपको ज़रूर रशिया जाना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। आपको ज़रूर रशिया जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। और मैंने अपने कमांडर्स से भी बात की है, उनका भी ये ख्याल है कि आपको रूस ज़रूर जाना चाहिए। इमरान खान साहब का ये कहना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो रशिया जाना है ये उनका अकेले का काम नहीं था, ये उनको एडवाइज़ किया गया था उनके सिपा सलार की जानिब से और पूरी फ़ौज की जानिब से। तो आज इमरान खान जिस चीज़ को भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका के भी अताब का शिकार हुए हैं, वो दरअसल उनके अपने सिपा सलार की गद्दारी थी। अपने सिपा सलार ने उनको खुद ये मशवरा दिया कि आपका रूस जाना जो है वो हमारे इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के मफाद में है, लिहाजा आप रशिया जाइए। और इमरान खान ने परवाह किए बगैर वो रशिया चले गए। ये वो चीज़ है जिसको साजिश कहा जाए। यहाँ है वो साजिश, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि एक तरफ इमरान खान को रशिया रवाना कर दिया गया और दूसरी तरफ अपने ही हायर्ड जो लॉबियस्ट थे उनसे कहकर अमेरिका के कान भी भरवाए गए कि हुजूर ये देखिए, हम जो कहते थे कि ये शख्स एंटी पाकिस्तान, एंटी अमेरिका है, ये इस बात से साबित होता है कि हमने तो बड़ा रोका मगर ये चला गया। ये है वो सच। क्योंकि इसके लिए अमेरिका को तो ये चाहिए जनरल बाजवा और इमरान खान को आमने सामने बिठा के कन्फ्रंट करें, ताकि अमेरिका बहादुर को भी ये मालूम हो कि रशिया जाना असल किसका मंसूबा था। बाय द वे ये वो वाला सच है, जब साइफर के जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक हमारे एम्बेसडर असद मजीद को जब डोनाल्ड लू ने यह कहा कि उनका अमेरिका जाना अकेले का फैसला था, तो असद मजीद ने बड़े हैरानगी से कहा कि नहीं, ये उनका अकेले का फैसला नहीं था, ये सबका फैसला था, पूरे पाकिस्तान का फैसला था। उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है। तो अब हमें पता लग गया है कि उनको ये पता है। कहाँ से पता लगा? वो उनको पता लगा हुसैन हक्कानी से और अमेरिका में जनरल बाजवा के लॉबी से। तो खैर ये इमरान खान साहब का कहना है। फिर इमरान खान साहब का कहना है कि मार्च में शाह महमूद ने मुझे साइफर के बारे में बतलाया। फिर उनका कहना है कि जब मैंने साइफर पढ़ा तो मैं समझ गया कि अमेरिकन्स को हमारे अंदर से कोई भड़का रहा है। इमरान खान साहब ने अपने बयान में ये जिक्र भी किया कि मैंने यूनिवर्सिटी में जो ऑक्सफोर्ड से वो पढ़े हुए हैं, मेरी जो ट्रेनिंग थी या बेसिक तालीम थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स है, और मैं ये हिस्ट्री पे मेरी और पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, और मैं ये चीज़ जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि ये मामलात कैसे चलते हैं। और उस वक़्त ही मुझे समझ लग गया था कि अमेरिका को हमारे अंदर से कोई भड़का रहा है, और मुझे उस वक़्त ये बिल्कुल यकीन था कि ये हो ना हो इसमें हुसैन हक्कानी भी इन्वॉल्व है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे उस वक़्त ये नहीं पता था कि हमारा अपना ही सिपा सलार जो है उसको हायर किए बैठा है। और अब पता लग चुका है कि हुसैन हक्कानी जो भी कर रहा था वो बाजवा के कहने। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो साजिश को अमरी जामा पहनाया गया वो पहनाया ISI ने, लेकिन वो ISI कर रही थी जनरल बाजवा के हुक्म के ऊपर। अमेरिका में जो कुछ भी गंद फैलाया गया, जो जहर फैलाया गया, वो हुसैन हक्कानी ने फैलाया, और वो सब कुछ उसने किया जनरल बाजवा के कहने के ऊपर। तो यानी कि इमरान खान का जो 342 का बयान है वो ये पॉइंट आउट करता है कि असल साजिश अगर इस पूरे मामले में कोई हुई है तो उसके रुए रवां उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं। फिर इमरान खान साहब आगे लिखते हैं, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, कि असद मजीद ने खुद लिखा है कि अमेरिकन के इस रवैये के ऊपर हमें उनको डिमार्श करना चाहिए क्योंकि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। फिर इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं उसी वक्त पाकिस्तान के अवाम को इस पूरी साजिश और पूरे मामले से आगाह करना चाहता था, लेकिन मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एडवाइस किया कि चूँकि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है उसकी एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है, तो लिहाजा इसको गुजर जाने दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आप कदम उठाएंगे। इमरान खान साहब का कहना है लेकिन इस दौरान भी इत्तेहादी अरकान और हमारे जो अरकान थे उनसे हमें पता चला कि साजिश के ऊपर ISI ज़ोरों से काम कर रही है। यानी कि जब OIC का इजलास भी हो रहा था तो उस वक्त भी हमारी जो ISI थी वो मसरूफ़ अमल थी अपने चीफ के, आर्मी चीफ के हुक्म के मुताबिक साजिश में ये किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिराना है। और फिर आगे चलकर इमरान खान साहब अपने एक रुकन KP से सीनियर वज़ीर थे, आतिफ खान, बहुत पुराने हैं PTI के साथ,
उनका भी जिक्र करते हैं कि आतिफ खान को भी कौंसलेट अमेरिकन कौंसलेट की तरफ से राब्ता किया गया कि जिसमें नो कॉन्फिडेंस और केपी के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस लाई जानी है उसके ऊपर भी उनसे बात की गई और उनको अप्रोच किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब लिखते हैं कि मेरी जनरल बाजवा से बहुत उन दिनों में मुलाकातें हुई, बातचीत हुई और मैंने उनसे बारहा ये कहने की कोशिश की कि आप जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं या इस हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं ये दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। और सो मच सो कि मैंने उसके बाद शौकत तरीन जो हैं उन्हें भी इमरान खान कहते हैं कि मैंने भेजा जनरल बाजवा के पास कि उन्हें समझाएं कि ये इकॉनमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मगर ये सब चीज़ें बेसूद रही क्योंकि जनरल बाजवा था वो अपना जहन बना चुका था। उसके बाद आगे इमरान खान साहब लिखते हैं कि 27 मार्च का जो जलसा था इसका मकसद दरअसल ये था कि मैं जनरल बाजवा को भी ये बावर कराना चाहता था कि आई मीन व्हाट आई से। मैं उसको बता चुका था कि मैं ये सब कुछ पब्लिक कर दूंगा, आवाम के सामने ले आऊँगा, जो सारी साजिश आप कर रहे हैं आप अपने इस काम से बाज रहिए, वो बाज ना आए। लिहाजा मैंने वो उस जलसे के अंदर वो बातें आवाम से शेयर की, आवाम को ये बातें बताई। लेकिन इस सब चीज़ का जनरल बाजवा को कोई परवाह नहीं थी। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इमरान खान साहब अपने बयान में लिखते हैं और वो उसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं अपने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल को, और वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा से हाँ जी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा मुकदमा गया तो हमारे अटॉर्नी जनरल को मैंने खुद ये कहा कि आपने वहाँ पे सारा साइफर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है, क्योंकि वैसे भी ये साइफर जो है वो ये चीफ जस्टिस को भिजवा चुके थे, लेकिन हमारे अटॉर्नी जनरल ने आईएसआई के कहने के ऊपर यानी कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर साइफर की चीज़ को प्लीड ही नहीं किया केस के अंदर। यानी कि मेरा जो उस वक्त हुकूमत का बतौर वज़ीर आज़म जो मेरा वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो जो है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपनी एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि मेरे ऊपर जो गुस्सा था ये जिन दिनों की बात है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, कुछ दिन बाद आपको पता है कि हमारी हुकूमत गिर गई, पीटीआई की हुकूमत गिर गई। मैं तो 2-3 माह पहले ही जनवरी 24 को रिज़ाइन करके जा चुका था, लेकिन मुझ पे गुस्सा हमारी आईएसआई और फौज को इतना था कि मेरा नाम जिस रात ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई उस दिन नो फ्लाई लिस्ट में डलवाया गया और वो नाम आईएसआई ने डलवाया था। उसकी दरअसल वजह ये थी कि जिस वक्त ये अटॉर्नी जनरल साहब अपनी इन तमाम चीज़ों से इनकारी हुए तो मुझे इमरान खान साहब, क्योंकि उस वक्त भी जो बनी गाला में एक मीटिंग हुई थी लीगल टीम के साथ, वहाँ मुझे खान साहब ने स्पेशली उन दिनों बुलाया था और कहा था कि तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है, तुम ज़रूर इन मीटिंग्स में बैठो और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तो मैं उन मीटिंग्स में जाता रहा। खैर, वहाँ पे हमारी मीटिंग में एक बात तय हुई कि अटॉर्नी जनरल क्या प्लीड करेंगे, क्या नहीं प्लीड करेंगे, या बाकी वकला क्या करेंगे। तो फिर इमरान खान साहब जब ये बातें तय हो गई और जब अगले दिन ये बात ना हो सकी कोर्ट में, तो इमरान खान साहब का शाम को एक दिन मुझे फ़ोन आया। यूजली वो खान साहब फ़ोन नहीं करते, वो मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उस दिन उनका मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर उन्होंने मुझे बड़ा वो झुंझलाई आवाज़ में पूछा कि क्या ये हमारी वहाँ तमाम वकला की मौजूदगी में स्ट्रेटजी तय नहीं हुई थी कि हमने अदालत में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अब ये क्यों मुझसे इनकारी हैं। स्पेशली उन्होंने नाम लिया अटॉर्नी जनरल का, और आई थिंक उस वक्त असद उमर भी थे और शायद हमारे जो स्पीकर थे असद कैसर भी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात बना रहे हैं। तो इसकी असल वजह क्या है? मेरी बदबख्ती कि मैंने उनसे सच बोल दिया। मैंने कहा खान साहब की इसकी असल वजह यह है कि मेरी इतला के मुताबिक, वैसे ही मेरे पड़ोसी भी हैं क्योंकि उस वक्त तक मैं मिनिस्टर्स एन्क्लेव में रह रहा था, ये आईएसआई की गाड़ियों के अंदर इनको पिंडी ले जाया गया है और जनरल बाजवा के सामने इनकी पेशी हुई है और इनको ये हुक्म वहाँ से मिला है कि आपने ये नहीं करना जो आपको इमरान खान कह रहा है। तो मेरी कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो हमारा नाम जो है 4 दिन बाद उन्होंने नो फ्लाई लिस्ट में सिर्फ मेरा ही डाला था, बाकी काबीना में से किसी का नाम नहीं डाला गया था। मेरा और शहबाज गिल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा नापसंद थे। ये 2 ही लोग थे काबीना के, बाकी तो 4 लोग जो थे वो मेरे टीम के लोग थे, वो सिविल सर्वेंट्स थे, वो सरकारी अफसर नहीं थे। तो है ये उसकी वजह थी। अब आखिर में अवामी रद्द अमल, वो कहते हैं कि जी अवामी रद्द अमल जब बाजवा ने देखा, जब मैं अवाम के पास गया, अवाम ने रिस्पॉन्स किया। पहले कबीती अवाम ने निकली, फिर एक वो पूरी पाकिस्तान में तारीख शुरू हुई, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस लाए, हमारे अरकान जो हैं वो डी-सीट हुए, दोबारा से इलेक्शन हुआ और बावजूद आईएसआई और फौज की तमाम तर वो चीज़ों के वो लोग जीत के आए। 30 से ज़्यादा लोग पीटीआई के जीते, पंजाब में फिर पीटीआई की हुकूमत बनी।
इस सारे तनाज़ुर में वो कहते हैं कि मेरी जनरल बाजवा से मीटिंग्स हुई और मेरी जनरल बाजवा से जो मीटिंग हुई वो ऐवान सदर में हुई और ये अगस्त 2022 में कहते हैं, और कहते हैं कि उस मीटिंग में फिर से जनाब वो मुझे धमकी दी गई कि तुम ये तमाम मामला जो है ख़त्म करो, बाज आओ, मुझे मीर जाफ़र मीर सादिक कहना बंद करो, मुल्क के अंदर ये जो आप आवाम को सच बता रहे हैं ये बताना बंद करें और चुप करके बैठें और आप इलेक्शन का इंतज़ार करें, जल्द हम इलेक्शन करवा देंगे और आप फिक्र ना करें, आप 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, आप बड़े पॉपुलर हैं, फ़ौज के अंदर भी पॉपुलर हैं वगैरह वगैरह। ये इमरान खान का कहना था। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने ये भी उनकी वो बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे उस वक्त भी ये मुझसे दगा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ही डिड नॉट मीन व्हाट ही सेज, बिकॉज उसका एक सबूत ये है कि जब ये बातें भी हो रही थी तो उस दौरान ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के तमाम जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें ख़त्म कराने का सिलसिला जारी था, और स्पेशली जो है वो जो उनका फेवरेट है शहबाज शरीफ, उसके तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म करवा दिए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ये भी जिक्र करते हैं कि मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस मामले की तफ्तीश करवाना चाहता था, तहकीक कराना चाहता था। मैंने एक कमीशन भी बनाया जिसकी सरबराही के लिए मैंने एक जनरल तारिक जैसे एक नामवर और बड़े ही नॉन कंट्रोवर्शियल जनरल ऑफिसर का इंतखाब किया, जिन्होंने इन तमाम मामले को देखने के बाद उससे इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि वो पेपर्स देखने के बाद ये समझ गए थे कि इस तमाम साजिश के पीछे उन्हीं का अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुलव्वस है, लिहाजा वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे। उसके बाद आखिर में खान साहब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिखते हैं वो ये है, और जो हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, और ये जो अल्फाज हैं इमरान खान के, मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में, आने वाली सदियों में, दहाइयों में याद रखे जाएंगे, जो उन्होंने अपने इस 342 के बयान में लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि मैंने जनरल बाजवा का हुक्म नहीं माना, इसलिए मेरे खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात कायम किए गए। ये बिल्कुल वही था जो जनरल बाजवा ने मुझे अगस्त में धमकी भी दी थी, ये ऐन उसके मुताबिक था। और इसमें इस केस में जैसा मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि इस केस में भी मुझे वो बेगुनाह के होने के बावजूद सज़ा दिलवा रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूँ उनके अल्फाज। वो कहते हैं कि मुझे सबक सिखाने की कोशिश है और की जा रही है, क्योंकि लेसन ये है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ यही सब कुछ होगा। यहाँ मुझे ये बात याद आती है कि आज से पहले हिस्ट्री में हमारे 2 दफ़ा के इंसिडेंट्स हैं। एक दफ़ा यहाँ पे इमरान खान साहब ने जिक्र भी किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपने बयान में कि उनको फांसी लगा दी गई। उनके साथ भी कुछ ऐसा मामला था कि उनका जो मामला भी उस वक़्त अमेरिका और उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ था, और उनको तख्त फांसी पे चढ़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने भी हर्फ़ इनकार बुलंद किया था। उसके बाद एक दूसरा पंगा जो है आर्मी चीफ से वो लिया था हमारे जनाब जो आजकल दोबारा लाडले ठहरे हैं नवाज शरीफ साहब ने 99 में जब उन्होंने मुशर्रफ के साथ पंगा किया था। तो अब उस वक़्त भी मुशर्रफ के ऊपर दहशतगर्दी के नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, रियासत से गद्दारी के मुकदमात, हेलीकॉप्टर साजिश केस वगैरह वगैरह सब कुछ किए गए थे। तावक्ते के नवाज शरीफ ने एक डील की और वो मुक्त से चले गए, इस तरह से वो बच गए। अदरवाइज जो वज़ीर आज़म भी आर्मी चीफ के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ यही किया जाएगा, ये कहना है इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब आखिर में ये भी कहते हैं ये मुकदमा इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि याद रखिए 342 का बयान जो है वो सज़ा सुनाए जाने से पहले दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा इसलिए भी अहम है कि अगर इस मुकदमे में मुझे सज़ा हो जाती है तो फिर ये एक चीज़ याद रखी जाएगी, हिस्ट्री में आ जाएगी कि कोई भी वज़ीर आज़म हिम्मत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ैसले करे। वो हमेशा अमेरिका सरकार और आर्मी चीफ की एक कठपुतली रहेगा। इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस केस का और इस केस में होने वाले फ़ैसले का सबसे ज़्यादा जो असर है वो पाकिस्तान के आने वाले तमाम वज़राए आज़म के ऊपर होगा, क्योंकि अगर मुझे इस केस में आज सज़ा दी जाती है तो फिर पाकिस्तान का कोई भी आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो आज़ाद नहीं होगा। वो हमेशा इस डर और खौफ के अंदर जिएगा कि अगर मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ या एक गैर मुल्क जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ उनकी मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ कोई भी काम किया तो फिर मेरा भी अंजाम वही होगा जो इमरान खान का हुआ या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ। ये है वो बयान जो इमरान खान साहब ने दिया और यही असल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस फैसले का। और हम शुक्रगुजार हैं जनाब जज जो हैं हसनात साहब, जिन्होंने ये सारा जो है वर्बेटम प्रोड्यूस किया और अब ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेगा। शाह महमूद साहब का भी एक 4 सतरी बयान है इसके साथ जो इंतहाई अहम है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल
सीन कल्चर के ऊपर इसलिए इंतहाई अहम है कि 4 लाइनों के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने, जिसे कहते हैं ना, वैसे तो मैं शाह महमूद साहब से अक्सर मजाक भी करता था जब हम कैबिनेट में होते थे, शाह जी बड़ी लंबी बात करते हैं, लेकिन शाह जी ने अपने बयान में एक मुख्तसर तौर पर जो चीज़ें बयान कर दी हैं, मैं समझता हूँ पूरा वो एक PhD का थीसिस लिख दिया है। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा 342 का बयान ये है कि मैं वफा का कैदी हूँ, और वो लोग जो बेवफा हैं वो आज आज़ाद हैं। वो इस केस में, इस तमाम मामलात में साथ साथ होने के बावजूद, चूँकि वो आज बेवफाई कर चुके हैं इमरान खान से, इसलिए वो आज़ाद हैं और सुकून से हैं, और मैं आज जेल में हूँ और ये तमाम सऊदें जो बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरी इमरान खान से वफादारी का जो है वो सिला कह लें या मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये था जनाब जो जज हसनात की केस, इसका पूरा आपका दिया पांचा। असल में इस केस के अंदर जो मेन चीज़ थी वो इमरान खान साहब का बयान था। तो बड़ा लंबा वीलॉग हो गया, अगर आप पूरा सुनेंगे तो मकसद यही था कि ये एक दफ़ा डॉक्यूमेंट हो गया है कि इमरान खान साहब का कहना क्या है कि उनके खिलाफ जो साजिश की गई है, दरअसल वो साजिश क्या है, इस पूरी किस्से कहानी के पीछे, साइफर के पीछे क्या दास्तान है, A to Z जो है, और ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, और ये तमाम चीज़ें जो इमरान खान ने की हैं इनके पूरे सबूत मौजूद हैं, जिनको पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई उनको इस केस में। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जब कभी भी इस मामले की तहकीक होगी तो यकीन जानिए कि इसमें तमाम जो सबूत हैं कि दरअसल हुआ क्या, वो महफूज हैं, और कोई भी इंडिपेंडेंट फोरम जब इसको देखेगा तो इमरान खान का ये जो 342 का आज का बयान है ये सच साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।